मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर व्हाट इफ की शुरुआत एमसीयू मल्टीवर्स के कई सारी पॉसिबिलिटीज को इमेजिन और शोकेस करने के लिए हुआ है, जो बेसिकली मार्वल के बहुत ही सक्सेसफुल कॉमिक बुक रन व्हाट इफ से ही इंस्पायर्ड है, जहां पर हमें आने वाले समय में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के कई शॉकिंग टर्न पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो ऑब्वियसली हमारा माइंड ब्लो करेंगे। लेकिन वहीं पर मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी कई सारी व्हाट इफ की बहुत ही कूल कहानियां हैं, जिन्हें अगर मार्वल स्टूडियोज चाहे तो उसे अपनी व्हाट इफ सीरीज के अंदर अप्लाई कर सकता है। और आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही टॉप 10 कहानियों के बारे में बात करने वाले हैं, जो अगर हमें व्हाट इफ में देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। जिनमें शामिल है क्या होता अगर कैप्टन अमेरिका फ्रीज नहीं हुए होते, क्या होता अगर हल्क जैसे हजारों हल्क होते, क्या होता अगर डेडपूल और वेनम मिल जाते, और क्या होता अगर वॉचर गैलेक्टस को मार देता। ये और बहुत सारी कहानियां हम आज के स्टूडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम एमसीयू में जरूर देखना चाहेंगे। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉमिक्स हो चाहे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स, कैप्टन अमेरिका को मैन आउट ऑफ टाइम किसी रीजन की वजह से कहा जाता है, और वो रीजन ये था कि उन्हें अपने टाइम के हिसाब से जिंदगी बिताने का मौका नहीं मिला और वो सैडली 70 सालों तक बर्फ में दबे रहे थे। लेकिन अगर इसी चीज का उल्टा होता तो क्या होता? लकीली मार्वल कॉमिक्स के 1977 के व्हाट इफ के वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 5 में इसी चीज को समझाया गया था, जहां पर कैप्टन अमेरिका और बकी बार्न्स उस ड्रोन प्लेन को डिसार्म करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके चलते वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर गायब हुए थे। यही कारण है कि वो अपनी आगे की जिंदगी अपने टाइम में ही जीते हैं, जहां पर इवेंचुअली एक वक्त आता है जहां पर कैप्टन अमेरिका रिटायर हो जाते हैं और बकी उनकी जगह पर कैप्टन अमेरिका बनता है। और निक फ्यूरी के कोरियन वॉर में डेथ होने के कारण स्टीव रॉजर्स को ही शील्ड का नया डायरेक्टर चुना जाता है। ऑब्वियसली ये चीज हमारे लिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखना बहुत ही ऑसम होगा, क्योंकि ये बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकता है। एग्जाम्पल के रूप में, क्या कैप्टन अमेरिका हाइड्रा को जड़ से खत्म कर पाते, या वो बकी को विंटर सोल्जर बनने से पहले ढूंढ पाते? क्या उनके ब्लड से और भी ऑफिशियल सुपर सोल्जर्स बनाए जाते, या क्या वो अपना पैगी से किया हुआ डांस का वादा निभा पाते? पॉसिबिलिटीज एंडलेस हो सकती हैं अगर मार्वल स्टूडियोज इस पर कंसिडर करे तो। आज तक हमने स्पाइडरमैन के जितने भी वर्जन्स देखे हैं, उसमें पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन बनने का सबसे बड़ा रीजन पीटर पार्कर का अंकल बेन को न बचा पाने का ही पछतावा था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पीटर पार्कर के अंकल बेन किसी इंस्टेंस में बच ही जाते तो क्या होता? वेल, इसी चीज को एक्सप्लेन किया गया था 1984 के व्हाट इफ के वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 46 में। लेकिन यहाँ पर शायद जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होता है, और पीटर पार्कर स्पाइडरमैन तो बनता ही है, लेकिन बहुत ही अलग तरीके का। क्योंकि यहाँ पर अंकल बेन तो बच जाते हैं, लेकिन उनकी जगह पर आंट मे की जान चली जाती है, और यही चीज स्पाइडरमैन की ओवरऑल पर्सनैलिटी यानी फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की बजाय एक डार्क और ग्रिम विजिलेंटी के रूप में एस्टैब्लिश करती है, जिसके बारे में इवेंचुअली अंकल बेन को भी पता चल जाता है। और जब अंकल बेन को इसके बारे में पता चलता है तो वो जे जोनास जेमसन को सीधा कन्फ्रंट करते हैं, और वो उसके सामने पीटर की रियल आइडेंटिटी को रिवील करते हैं। इवेंचुअली अंकल बेन पीटर से यही चाहते हैं कि वो अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, एंड कॉमिक बुक के अंत तक सब कुछ सॉर्ट ऑफ ऐसा ही होता है। अब अगर इसी चीज को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से कंपेयर करें तो यहाँ पर टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के अंकल बेन के बारे में अभी तक तो कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन शायद मार्वल स्टूडियोज के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहाना हो सकता है एमसीयू के अंदर अंकल बेन को एक बार दिखाने का, जिसे एमसीयू में जल्दबाजी में स्किप कर दिया गया था। पुराने समय से नए समय में आने की वजह से हमने कैप्टन अमेरिका को हर जगह पर मैन आउट ऑफ टाइम के रूप में देखा है, लेकिन क्या आपने इसका एक अलग वर्जन इमेजिन किया है? मेरे कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न वर्ल्ड का सुपर जीनियस टोनी स्टार्क क्या होगा अगर वो किसी ऐसे जमाने में टेलीपोर्ट हो जाए जिस जमाने में बल्ब भी इन्वेंट नहीं हुआ था। वेल, ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला था व्हाट इफ के वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 33 में, जहां पर डॉक्टर डूम आयरन मैन को किसी तरह से ट्रिक करता है किंग आर्थर के टाइमलाइन में ले जाने का, और डॉक्टर डूम आयरन मैन को वहीं पर छोड़कर चला आता है, जिसके बदले आयरन मैन तो कुछ नहीं कर पाता, लेकिन वो वहीं पर किंग आर्थर के कैमलेट कासल का हिस्सा बनता है, और जल्द ही अपने आर्मर के एडवांटेज की वजह से वो किंग आर्थर की राउंड टेबल नाइट्स का भी हिस्सा बनता है, और किंग आर्थर के डेथ के बाद वो इंग्लैंड का राजा बनता है और पूरी जिंदगी अपना राज करते हुए बिताता है। खैर, मेरे हिसाब से इस चीज को एमसीयू के अंदर दिखाने से हम आयरन मैन की एक अलग लेवल की ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ हमारा किंग आर्थर और उससे जुड़े हुए ब्लैक नाइट और उसकी लेगेसी के बारे में पता चल सकता है, जिसका डिसेंडेंट मॉडर्न ब्लैक नाइट है, जो हमें इटर्नल्स मूवी के अंदर किट हैरिंगटन के रूप में भी देखने को मिलेगा।
क्या कभी आपने इस बारे में सोचा था कि अगर कैप्टन अमेरिका मूवी के अंदर डॉक्टर अर्स्काइन बच गए होते तो आखिर क्या होता? क्या स्टीव रॉजर्स की सक्सेस के बाद अमेरिका अपने सुपर सोल्जर्स का सपना पूरा कर पाता? इसका जवाब हाँ तो है, पर व्हाट इफ के वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 28 में इसका जवाब हमें बड़े ही डार्क रूप से देखने को मिला, जहाँ पर ऑफ कोर्स सुपर सोल्जर्स प्रोग्राम एक सक्सेस होता है और अमेरिका वर्ल्ड वॉर में अपनी एक शानदार जीत क्लेम करता है। और यहाँ पर बेसिकली अमेरिका सुपर सोल्जर सीरम को मास प्रोड्यूस करता है और अपने डिफेंस के हर एक सेक्टर में यूज करता है। और साल 1956 तक एक ऐसा वक्त भी आता है जब स्टीव रॉजर्स को प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट कर दिया जाता है और वो आम पब्लिक के लिए भी सुपर सोल्जर सीरम्स को अलाउ कर देते हैं। लेकिन वहीं पर आगे जाकर गवर्नमेंट कुछ माइनॉरिटीज को सुपर सोल्जर सीरम नहीं देती है और उन्हें सुपर सोल्जर्स की मदद से बुली किया जाता था। खैर इवेंचुअली पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका एक लड़ाई के दौरान ही बहुत समय पहले बर्फ में दब चुके थे, लेकिन उनकी जगह पर ये रेड स्कल था जिसने इतने सारे अजीबोगरीब फैसले लिए थे। रिसेंटली हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के थ्रू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर सुपर सोल्जर्स और उनके पावर स्ट्रगल को दिखाया गया था और अगर मार्वल स्टूडियोज चाहे तो इस चीज में व्हाट इफ के थ्रू इस पावर स्ट्रगल का एक और बहुत स्ट्रॉन्ग साइड दिखा सकता है, जहाँ पर दिखाया जाता कि ऐसे में कैप्टन अमेरिका आखिर करते क्या। अब सुपर सोल्जर से भरी हुई रियलिटी इमेजिन करना एक हिसाब से तो आसान होगा, लेकिन क्या होगा जब एक रियलिटी कई हजारों हल्क से भरी हो। जी हाँ, व्हाट इफ के वॉल्यूम 2 के इशू नंबर 71 में हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहाँ पर अमेरिकन गवर्नमेंट का जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गामा रे बॉम्ब से हमला करने का आइडिया बहुत ही बेकार साबित हुआ और इसने कई हजारों लोकल जापानीज रेसिडेंट्स को अलग अलग प्रकार के हल्क्स में बदलना शुरू कर दिया और इन्हीं की मदद से जापान ने अपना बदला भी ले लिया, जिनके हमले के कारण तकरीबन 40 सालों तक अमेरिका जापान का एक हिस्सा बना हुआ था। अल्टीमेटली प्रोफेसर ब्रूस बैनर, जो सरप्राइजिंगली पूरी तरह से नॉर्मल थे और इन्हीं हल्क्स के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, वो इवेंचुअली अमेरिकन सुपर हीरोज के रेजिस्टेंस टीम का साथ करते हैं और जापानीज एम्पायर के खिलाफ लड़ाई छिड़ती है। पर फिर भी हल्क्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी वॉर होती है जिसमें लगभग सब कुछ खत्म हो जाता है और कौन जीता कौन नहीं जीता इसका पता भी नहीं चलता है। खैर मेरे हिसाब से मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हल्क की कहानी को जितना एक्सप्लोर किया गया है वो अब भी बहुत कम है और उस हिसाब से हल्क फैंस के लिए ये एक बहुत ही अच्छा एपिसोड हो सकता है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर हल्क और उसकी माइथोलॉजी और भी आगे बढ़ने वाली है, जहाँ में शी हल्क और एबोमिनेशन भी दिखने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि हल्क या उससे जुड़े हुए किसी कैरेक्टर के एस्पेक्ट को शोकेस करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब मुझे मालूम है ये पॉसिबिलिटी होना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है या इसे होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन हम मार्वल फैंस इंतजार कर सकते हैं। अगर हमें वेनम को डेडपुल को पोजेस करते हुए दिखा दिया जाए तो। खैर हमें ये चीज तो ऑफिशियली व्हाट इफ में 2011 के वेनम / डेडपुल में भी देखने को मिली है और बेसिकली ये इशू साबित करती है कि ये दोनों कैरेक्टर्स मैच मेड इन हेवन हैं और एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स हर चीज अगर डेडपुल के हिसाब से परफेक्ट भी जाती है तब भी उसे अच्छा नहीं लगता और वो इवेंचुअली वेनम सिम्बियोट के साथ साथ खुद को और पूरे के पूरे यूनिवर्स को इरेज कर देता है। अब ये दोनों के दोनों कैरेक्टर्स मार्वल और जनरल फैंस के बीच में बहुत ज्यादा फेमस हैं। ऐसे में अगर मार्वल स्टूडियोज इन दोनों कैरेक्टर्स को सेलिब्रेट करना चाहता ही है तो व्हाट इफ का ये क्रॉसओवर बहुत ही प्लॉजिबल हो सकता है, जिससे मार्वल के मेन सीक्रेट टाइमलाइन में तो कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, पर इसी बहाने इन दोनों कैरेक्टर्स को MCU में हाइप अप किया जा सकता है। मूवीज और कॉमिक्स दोनों में सिविल वॉर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, जहां पर मूवी के अंदर इसी मूवमेंट की वजह से एवेंजर्स के 2 टुकड़े हुए थे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर चीजें अलग हिसाब से गई होती तो क्या होता? सिविल वॉर के एक स्पेशल व्हाट इफ सीरीज के दौरान ऐसी ही 2 व्हाट इफ की कहानियों पर फोकस किया गया था, जिनमें से एक में टोनी स्टार्क कैप्टन अमेरिका से टेम्पररी समझौता करने के लिए मान जाता है, जहां पर टोनी सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट को गवर्नमेंट के बजाय एवेंजर्स के द्वारा इन्फोर्स करवाता है और उसका इंचार्ज कैप्टन अमेरिका को बनाता है, जो बेसिकली नए सुपर हीरोज पर नजर रखते हैं और उन्हें ट्रेन करते हैं। इवेंचुअली ये चीज काम करती है और दोनों फैक्शंस की लड़ाई खत्म हो जाती है। वहीं पर अगर इस चीज को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर देखा जाए तो व्हाट इफ में ऐसा दिखाया जा सकता है कि किसी तरह से बैरन जिमो की कॉन्स्पिरेसी और प्लान सिविल वॉर के दौरान सबके सामने आ जाए और यहाँ पर सुपर हीरो रजिस्ट्रेशन एक्ट की जिम्मेदारी एवेंजर्स पर सौंप दी जाए। ऐसे में क्या टोनी और कैप्टन अमेरिका एक साथ आते, और अगर ये दोनों एक साथ आते तो थैनोस के इन्वेजन के दौरान
क्या ये दोनों एक दूसरे की मदद करके थैनोस को भगाने में कामयाब होते? बहुत अच्छा सवाल है, इसे व्हाट इफ के थ्रू दिखाया जा सकता है। एक सुपर हीरो अपनी जिंदगी भर बुराई से लड़ने की कसम खाता है, लेकिन एक सुपर हीरो तब क्या करेगा जब वो सारी की सारी बुराई को खत्म कर देगा। ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला व्हाट इफ के वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 29 में, जहां पर सारे के सारे ओरिजिनल एवेंजर्स सारे के सारे बुराई से निपटने के बाद रिटायर हो चुके थे, और इसी बात का फायदा उठाने के लिए यहाँ पर कैंग द कंकरर का वर्जन स्कारलेट सेंचुरियन इस रियलिटी पर कब्जा करना चाहता है। लेकिन ऑफ कोर्स एक बार फिर से सारे के सारे एवेंजर्स मिलकर उसे हरा कर भगाते हैं और दोबारा रिटायर हो जाते हैं। खैर, मार्वल को अब भी कैंग द कंकरर के बारे में बहुत कुछ समझाना है, और स्कारलेट सेंचुरियन उसकी लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट रह चुका है। ऐसे में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि व्हाट इफ के किसी आने वाले सीजन में हमें कैंग का ये फेल्ड अटेम्प्ट भी दिखाया जाए कि कैसे कुछ रिटायर्ड एवेंजर्स ने मिलकर उसकी पुंगी बजाई थी। अब भले ही कोई रियलिटी या टाइमलाइन सचमुच पीसफुल हो जाए या एवेंजर्स सचमुच रिटायर हो जाएं, अब यहाँ पर ये चीज उतनी बुरी नहीं होगी जितना कि एवेंजर्स की टीम ही टूट जाए, क्योंकि यहाँ पर व्हाट इफ के वॉल्यूम 1 के इशू नंबर 3 में चीजों को एक बहुत ही डार्क तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पर जब हल्क ओरिजिनल एवेंजर्स की टीम को तोड़कर नेमोर द सबमरीनर का साथ करके ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाता है। इवेंचुअली थॉर, हैंक पिम और जेनेट वैन डाइन भी टीम को छोड़कर चले जाते हैं। फाइनली हल्क और नेमोर को रोकने के लिए यहाँ पर आयरन मैन एंटमैन और उसकी वाइफ के लिए एक स्पेशल सूट बनाता है, जिसकी मदद से वो उससे निपटते तो हैं, लेकिन इसी दौरान आयरन मैन की जान चली जाती है और इवेंचुअली ये कहानी एक बहुत ही सैड पॉइंट पर खत्म होती है। खैर, अगर इस चीज को व्हाट इफ के रूप में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अप्लाई किया जाए तो यहाँ पर ये दिखाया जा सकता है कि अगर किसी प्रकार से निक फ्यूरी को किसी ने मार दिया होता तो क्या कभी एवेंजर्स जैसी टीम बन पाती, और क्या कभी लोकी का इन्वेजन या थैनोस के इन्वेजन से कोई निपट पाता? इस सवाल का जवाब बहुत ही औसम हो सकता है अगर मार्वल स्टूडियोज व्हाट इफ के थ्रू देना चाहे तो। अभी तो द वॉचर के बारे में हमने बहुत कम जाना है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी शायद हम वॉचर के बारे में और भी ज्यादा जानें, जहां पर उसके इंटरफियर न करने के सबसे बड़े ओथ और उसके पीछे के रीजंस के बारे में पता चले। और ये चीज बताने और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में एक बहुत बड़े कॉस्मिक एंटिटी को इंट्रोड्यूस करने का एक बहुत ही औसम तरीका हो सकता है व्हाट इफ के इशू नंबर 200 की कहानी को इंट्रोड्यूस करना, जिसमें द वॉचर ने धरती को खाने आ रहे गैलेक्टस को मारा था। इसी चीज ने वॉचर के सबसे बड़े कोड को भी तोड़ा, जिसके कारण उसे बाकी के द वॉचर्स ने समन किया था और उसे ट्रायल के थ्रू गुजरना पड़ा था, जिसमें उसे पनिश भी किया गया था, क्योंकि बेसिकली गैलेक्टस का जिंदा रहना और ग्रहों को खाना नेचर के बैलेंस के लिए बहुत जरूरी था। खैर, मार्वल की ये ट्विस्टेड कहानी एमसीयू में बहुत धमाकेदार हो सकती है, जो हमें द वॉचर्स को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो गाइस, ये थे मार्वल की फेमस व्हाट इफ कहानियां, इसे हम व्हाट इफ सीरीज में आगे जरूर देखना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कौन सी व्हाट इफ की कहानी जानते हैं जिसे व्हाट इफ में जरूर दिखाया जाना चाहिए। हमारी आने वाली ऐसी ही औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।